Good morning everyone and most welcome to another lecture of application of derivative। देखो बच्चों, ऐसा है कि हम लोग डिफरेंशिएशन कैलकुलस की पढ़ाई कर रहे थे और हमने कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा और उसके बाद हम लोग HOD पढ़े यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब कल मैंने आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछी थी कि बच्चों हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर दें या डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर ही स्टार्ट करें, मतलब डिफरेंशिएशन ही कंटिन्यू करें। तो तुम लोगों ने अपना अपना बड़ा अच्छा ओपिनियन दिया कि सर कोई लोग बोले RNF स्टार्ट करो, कोई लोग बोले सर D स्टार्ट करो। अब देखो क्या है कि फिर मैंने सोचा चलो ठीक है देखते हैं। तो एक बार कंक्लूजन करने के बाद पता चला कि अगर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस ख़त्म कर लें और उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करें तो दैट विल बी मोर बेटर। ठीक है, देखो बिकॉज रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तीनों को मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, 8 मार्क्स। आपके जो नए सेशन है उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि सर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम कर रखे हो और तुमको पता है कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछेगा, यानी 4 से 5 नंबर। और रिलेशन फंक्शन को पढ़ने के लिए कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स लगेंगे और 4-5 नंबर आपको मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि उसको हम लोग थोड़ा वेट करके पढ़ें, क्योंकि कल एक और न्यूज़ भी मैंने देखा, एक न्यूज़ भी आई हुई थी कि हम लोग का सिलेबस में कुछ फेरबदल होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि रिलेशन फंक्शन, तो कैलकुलस तो नहीं हटाएगा बिकॉज बहुत मेजर पोर्शन है, लेकिन हो सकता है रिलेशन फंक्शन या बाइनरी ऑपरेशन इस टाइप का कोई फंक्शन हटा दे, तो फिर वो पढ़ना और वो समय लगाना अभी के वक्त बेकार होगा, वो लास्ट में हम लोग लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हम लोग डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर स्टार्ट करेंगे। आज का टाइम आपको और मिलता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को अच्छे से बनाने के लिए। आज आपको कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव एज रेट मेजर का आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा चैप्टर, जो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रैक्टिकली भी काफ़ी इसका यूज़ है और साथ साथ बोर्ड में भी आपका काफ़ी यूज़ है। तो बिना देर किए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर। आप लाइक करो, शेयर करो और करो सब्सक्राइब, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। देखो क्या है इस चैप्टर की कुछ खासियत और इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पहले देखेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इसका, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करोगे तो काफ़ी छोटा है। देखो ध्यान से, सर जी जो चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हो वो चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, है ना। ये चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, यानी आपको जो डेरिवेटिव निकालना है, जो आप डिफरेंशिएशन निकालोगे उसको यूज करोगे रेट के मेजरमेंट के तौर पे। यानी ये चैप्टर टोटली हमारे डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन डील कर रहा है। हमारे डेरिवेटिव को किसी भी चीज़ के रेट के तरह भी काउंट किया जा सकता है और हम उस डेरिवेटिव से पर्टिकुलर चीज़ का रेट को मेज़र कर सकते हैं। तो किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमें देखना है। चलो ठीक है, चलो हम समझाते हैं इसको। मान लेते हैं, लेट कर लो कि भाई साहब आपका जो y है, y डालने पे आपको f ऑफ x एज अ आउटपुट मिला, x डालने पे y आउटपुट मिला। अब आपने क्या कर दिया कि x की जगह डेल्टा x डाल दिया, तो भाई यहाँ पे तुमको f ऑफ x प्लस डेल्टा x मिल जाएगा। तो हमने देखा कि डेल्टा y जो है वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y के बराबर है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट प्रिंसिपल है, बस मैं सिंपल आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ से डेल्टा y मेरा क्या हो गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और y के जगह हम फिर से f ऑफ x रख सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, तो हमको मिल गया f ऑफ x डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x।
अब आपने जो ये चीज निकाला है ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। जब कभी भी आप डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स देखते हैं तो ये चेंज एवरेज रेट चेंज होता है, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, हमने डेल्टा x को 0 की तरफ ले लिया यहाँ पे। तो अगर आप LHS में लेंगे तो आपका यही चीज RHS में भी जाएगा, तो हमारा कुछ ऐसा सिस्टम निकल के आ गया। आपको पता है कि आप इस चीज को हटा के सिंपल सी चीज dy बाई dx लिख सकते हो, और ये dy बाई dx को कहा गया इंस्टैंटेनियस रेट चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो भी रेट चेंज बोलेंगे आपको उसका सीधा मतलब समझना है इंस्टैंटेनियस रेट चेंज। ठीक है, हमको जो भी रेट चेंज निकालना है वो कैसा निकालना है, इंस्टैंटेनियस। तो किसी भी y को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, उस y का इंस्टैंटेनियस रेट चेंज मिलता है x के रिस्पेक्ट में। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें अपने आगे के चैप्टर्स को डील करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे होगा, क्या होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ये सारी चीजें मैंने बताई है, बस एक बार रिवीजन हो गया, गो थ्रू हो गया कि क्या मतलब होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का और क्या मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स का। तो आप इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, और बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करना है ना, एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते हुए चलना है। सिंस आज आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूं, है ना, थोड़े अच्छे से चीज़ों को और डीपली बता दें ताकि कम से कम रिवीजन करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहे। ठीक, चलो तो एक बार ज़रा मैं फ्रेम चेक कर लूँ, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि पता है कल बड़ा गड़बड़ हो गया था। कल गड़बड़ ये हो गया था कि हम लोग रिकॉर्डिंग भी किए क्लास का 12th हिंदी मीडियम का, और रिकॉर्डिंग हो भी नहीं पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा बर्बाद हो गया पढ़ाना, है ना। तो देखो क्या है, कहता है कि अ बलून, समझना पहला क्वेश्चन क्या है, अ बलून विच ऑलवेज remain, a balloon which always remains spherical, है ना, has a variable radius, ठीक है। देन अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट, आपको रेट फाइंड करना है at which its volume is increasing with respect to its radius, when the radius is 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए। क्या है कि हम क्वेश्चन को अगर धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं ना तो बड़े अच्छे से चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे बात तो कह रहा है कि एक बलून है आपके पास, ठीक है, हमारे पास एक बलून है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये हमेशा स्फेरिकल शेप का ही रहेगा। जैसे आप बलून नॉर्मल जो जनरल बलून को देखते हो वो पहले क्या होता है, एक लंबा मतलब बैगन के शेप का, लौकी का शेप का होगा, फिर ज़्यादा हवा डालोगे तब वो स्फेरिकल होगा, ठीक। लेकिन यहाँ जो बलून है वो स्पेशल है, उसमें तुम थोड़ी सी भी हवा डालोगे तो वो स्फेरिकल शेप का ही रहेगा, वो लंबा उम्बा होने वाला नहीं है।
ठीक है, अब इसका जो रेडियस है ना बच्चे, इसका जो रेडियस, ये रेडियस वेरिएबल है और सच्चाई भी है। आप जैसे जैसे हवा भरेंगे ये रेडियस बढ़ेगा, तो वेरिएबल तो है रेडियस। पूछ रहा है तो आपको इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने का रेट निकालना है। अब इसमें हवा डालोगे तो वॉल्यूम तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में? तो रेडियस के रिस्पेक्ट में। और कब निकालना है? जब रेडियस 7 सेंटीमीटर का रहा होगा तो इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, ये आपको निकालना है। ठीक, तो अब एक बात बताओ, किसके रिस्पेक्ट में? वॉल्यूम का रेडियस के रिस्पेक्ट में। चलो आप बताओ, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो अगर इसकी रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। बोलो होता है। अब हमें चाहिए dv/dr, क्योंकि क्या निकालना है? रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वॉल्यूम का रेट रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी dv/dr। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास 4/3 πr³ का किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में। भाई 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास r³ का डिफरेंशिएशन है r के रिस्पेक्ट में, जो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r²। आपको पता है ये 3 कट जाएगा तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 4 पाई r²। अब ये रेट चेंज हमें कब निकालना था? जब हमारा रेडियस 7 सेंटीमीटर था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि भाई साहब dv/dr कब? जब हमारा r7 था। ऐसे ही लिखते हैं r7, तो क्या हो जाएगा 49 r² इंटू 4 पाई। तो भाई 9 चौका 36 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे चाहो तो भी पाई को 22/7 भी लिख सकते हो, लेकिन रहने दो 36, 4 का 16 3 196 पाई जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हमें जो बोला गया, हमने साफ सुथरा रिलेशन निकाला उस चीज में और फिर उसको डिफरेंशिएट करके अपना काम कर लिए। ठीक, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का। इसको आप उतार लीजिए समझ के। अगर कोई दिक्कत आता है तो मेरे को फोन करके इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक, पहले आप इसको बड़े अच्छे से उतार लो बाबू, है ना, अच्छे से एकदम उतारो, बिना किसी दिक्कत के एकदम अच्छे से उतार लीजिए इसको। चलिए अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। Find the rate change of area of circle with respect to its radius. With respect to its radius. किसके रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों? रेडियस के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग। हाउ फास्ट इज the area changing. How fast is the area changing with respect to radius? With respect to radius, है ना, radius के respect में when the radius is 3 centimeter. When the radius is 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान भी है। आपसे 2 क्वेश्चन एक ही में पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको रेट चेंज निकालना है एरिया का किसी एक सर्कल का, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस। तो फिर से वेरिएबल कौन होगा? रेडियस। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो वेरिएबल होता है। जब ये निकाल लोगे तो पूछ रहा है कि जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा तब कितने तेजी से, हाउ फास्ट उसका रेट चेंज हुआ होगा। तो सबसे पहले तो बताओ भाई साहब कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। किसी सर्कल का एरिया को अगर हम ए कहें तो वो क्या होता है? πr²।
अब हमें क्या निकालना है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हमें निकालना है रेट ऑफ क्या, बताओ, चेंज ऑफ क्या, बताओ, एरिया, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, dA/dr हो जाएगा। आपको पता है कि a पाई आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया डिफ्रेंसिएशन पाई आर स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में, जो कि बड़े आसानी से आ जाएगा 2πr। तो भाई साहब मेरा dA/dr निकल गया, यानी मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब पूछ रहा है कितने तेजी से जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, यानी अब हमसे पूछ रहा है कि dA/dr बताओ जब हमारा रेडियस 3 हो। तो भाई साहब यहाँ 3 रख दो, 2π पहले से है, इंटू 3 कर दिए, तो आंसर कितना हो गया, 6π इसका रेट हो गया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कितना आसान क्वेश्चन है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको रिलेशन सही मिले, आपको जिसका रेट चेंज जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो रिलेशन आपका सही मिले। मेरी बातों को फिर से गौर से सुनना, जिस चीज का रेट चेंज जिस चीज के रिस्पेक्ट में निकालना है वो रिलेशन अच्छा से मिलना चाहिए। एरिया का रेट चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम का रेट चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो वो रिलेशन जो मिलना चाहिए ना उनमें वो एक्यूरेट और सही मिलना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है? बन गया ये क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन में काउंट हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको भी उतार लेंगे बच्चे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पढ़ते रहो, हम लोग आपके लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन लेके आते हैं इसी टाइप का। थर्ड नंबर जो अपना क्वेश्चन है ये भी काफी बेहतरीन है। कहता है अ बलून ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। ठीक है, एक बलून है जो हमेशा भाई साहब स्फेरिकल रहता है। उसके आगे बोल रहा है हैज अ वेरिएबल डायमीटर। अच्छा, इनके पास इनका वेरिएबल डायमीटर है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, और वो वेरिएबल डायमीटर कितना है, हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 3, ये वेरिएबल डायमीटर है। ठीक है, सॉरी, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बलून, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बलून विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में रेट चेंज निकालना है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, सॉरी, यानी आपके पास एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल होता है, उसका डायमीटर वेरिएबल होता है, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ बलून निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो भाई साहब एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं कि बलून जो है उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ जो बलून है वो दे रखा है 3/2 2x + 3, तो अगर हम पूछेंगे कि इस बलून का रेडियस कितना होगा मेरे भाई, तो रेडियस ऑफ बलून आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सीधे इसका हाफ, यानी 3/4 2x + 3 होगा। आपको भी अच्छे से पता है कि किसी भी बलून का, स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, है ना, यानी हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3/4, और रेडियस की जगह हो गया 2x + 3, ये चीज़ का पूरे का क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया, बताओ तुम ध्यान से देखो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखेगी, 4π/3 बाहर है, इसको लिख दो 3 × 3 बाई 4 × 4 3 बार है, और इसको खैर जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 बार 3 1 बार 3 1 बार 4 1 बार 4 कट गया, तो हो गया 9π/16, और 2x + 3 का क्यूब एज अ बाहर निकलेगा। ठीक, अब हमें इसी का रेट चेंज चाहिए, तो भाई dv/dx चाहिए सीधा सीधा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, वॉल्यूम का किसके रिस्पेक्ट में, x, तो dv/dr नहीं लिख देना है, dv/dx लिख देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास v की जगह है 9π/16, और फिर है 2x + 3 का क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में, x। आपको पता है
9 पाई बाई 16 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और 2x प्लस 3 का क्यूब कहे भगवान, कितना बार करते आए हम लोग, 3 टाइम्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 2 बाहर। आपको पता है 2 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 27 पाई बटा 8 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हो गया आंसर। ठीक, तो आपने इसका x के रिस्पेक्ट में आंसर निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम? ये NCERT के क्वेश्चंस में काउंट होता है, NCERT का क्वेश्चन है, फटाक से क्वेश्चन उतारो और इसका सॉल्यूशन भी उतार लो, है ना बाबू। ये चैप्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपका डिफरेंशिएशन तो चेक होता ही है, साथ साथ एक अलग कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाता है। तो जान जाओ कि CBSE का ये फेवरेट टॉपिक होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे फेवरेट टॉपिक है CBSE का। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अपना 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, अरे आराम से कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट, देखो ध्यान से, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C और X से, किसी चीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ आइटम गिवन बाय, जैसे मान लो कोई आइटम है जिसको तुम X को यूनिट प्रोड्यूस किए तो उसका कॉस्ट CX से दिलाएगा, और वो CX क्या है, एक फंक्शन बना दिया गया, समझ रहे हो, 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर एंड देन प्लस 30x प्लस 5000। यानी किसी सामान की उत्पत्ति का जो कॉस्ट है वो ये लग रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट, इस हिसाब से। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड द मार्जिनल, असल में ये कॉमर्स का टर्म है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, जिसको दिखाया जाता है mx से, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट mx से दिखाया जाता है। ठीक है, व्हेन कॉस्ट कब, व्हेन, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए, 3 यूनिट। अब भाई तुमको CX तो पता है, अब तुमको MX निकालना, ये MX है क्या, तो उसके बारे में देखो एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट, यानी MX, वी मीन दैट MX इज इक्वल टू instantaneous rate of change of cost C, यानी CX at any level of output, at any लेवल ऑफ आउटपुट कहने का मतलब हो गया X, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है, असल में अब ये चीज़ एकदम ध्यान रखना, बहुत बार पूछ देता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट MX होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू X होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो आपसे पूछ रहा है कि CX आपको पता है, आपको MX निकालना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालना है कब, जब X की वैल्यू 3 हो। तो कौन सा बड़ा बात है, नहीं निकाल लोगे, तो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है दम उसमें उतना ही कम है, तो क्वेश्चन उतार लो, थोड़ा सा हम क्वेश्चन मिटाएंगे क्योंकि जगह कम है नीचे बताने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग अपना मार्जिनल कॉस्ट निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कितना आसान क्वेश्चन है, अब बस नया टर्म यूज कर लिया मार्जिनल कॉस्ट, तो बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या है। तो बताओ भाई साहब, MX को मैंने तुम लोगों को क्या बताया है, डिफरेंशिएशन ऑफ CX विथ रिस्पेक्ट टू X। तो भाई डिफरेंशिएट कर दो इसको, 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0.015 x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों माइनस 0.04 x प्लस 30 मिलेगा, है ना। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन कब निकालना है, जब x 3 हो, यानी हमें M3 निकालना है। तो यहाँ 3 रख दो, 9 हो जाएगा, तो 0.015 इंटू 9, उसके बाद फिर हो जाएगा माइनस 0.04 इंटू 9 प्लस 30। भाई साहब इसको सॉल्व कर लो, गुना भाग करके, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन है, करके जो आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मैं आंसर तुमको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 30.02, नियरली
30.02 जो है वो अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? बस ये मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। मिटा दें? चलो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है। अच्छा, कल मैं रिवीजन क्वेश्चन नहीं दे पाया था, आज आपका, अच्छा हाँ, रिवीजन क्वेश्चन आपका आज आ जाएगा। कल नहीं दिया था मैंने, कल मतलब दिमाग से उतर गया था और किसी ने याद भी नहीं दिलाया। ठीक, तो आज आपका रिवीजन क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। चलिए, इसी प्रकार का एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। ठीक, कहता है अ कार, अब अपन लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, देखो फिजिक्स चल रहा है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट P, किसी पॉइंट P से एक कार स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कब स्टार्ट हुआ, एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे स्टार्ट हो गया, एंड स्टॉप एट पॉइंट Q पे जाके स्टॉप हो गया। फिर कहता है कि द डिस्टेंस x इन मीटर, द डिस्टेंस x इन मीटर, जो डिस्टेंस x है अगर उसको मीटर में नापो, कवर्ड बाई इट इन t सेकेंड, इज गिवन बाई किसके द्वारा दिया जाएगा, इज गिवन बाई x इज इक्वल टू t स्क्वायर 2 माइनस t बाई 3। तो हमसे पूछता है फाइंड द, देख रहे हो क्वेश्चंस कितने बड़े बड़े हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू रीच एट Q and also find the distance between P and Q। बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, डिस्टेंस, आधा फ्रेम क्वेश्चन ने ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो पहले तो क्वेश्चन समझो, पहले एक बार मैं क्वेश्चन इंटरप्रेट कर दूं ताकि आसान होगा। भाई साहब, आपका एक कार है जो इस पॉइंट P से स्टार्ट हुआ, ठीक है, किसी टाइम 0 पे, एंड स्टॉप्ड एट Q, कहां पे जाके स्टॉप्ड हो गया, कोई एक दूसरी पॉइंट थी Q, वहां जाके स्टॉप्ड हो गया, ठीक। द डिस्टेंस x मीटर कवर्ड बाय इट इन t सेकेंड इज गिवन बाय दिस। अब देखो क्या है, किसी भी टाइम t में, अब हमको नहीं पता कहां, किसी भी टाइम t में अगर ये मान लो x मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो इस x मीटर को देने का जो फॉर्मूला है वो है t स्क्वायर 2 माइनस t बाई 3, जहां x डिस्टेंस और t टाइम है। बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच एट Q, तो उसको Q तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, आप हमको ये बताइए। सिंपल है भाई साहब, देखते हैं कितना समय लगा होगा। फिर पूछ रहा है कि उसके बाद अगर ये पता लगा तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो P और Q के बीच में डिस्टेंस भी निकालना है। तो एक बार बताओ, ये P से स्टार्ट हुआ, ठीक है, P से चलना स्टार्ट हुआ और ये Q पे जाके क्या हो गया मेरे बच्चों, रुक गया, है ना, P पे चलना स्टार्ट हुआ और Q पे जाके रुक गया। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा दें। एक बार क्वेश्चन तुमने देख लिया, अब इसको मिटाते हैं, तब तो सॉल्यूशन कर पाओगे। भाई साहब बहुत दिक्कत है ना। चलो बच्चे बड़े ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, है ना। यहां से चलना स्टार्ट हुआ था और Q पे पहुंच गया, P से स्टार्ट हुआ Q पे पहुंच गया। किसी भी टाइम x पे जो उसका वो होगा t स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, t स्क्वायर 2 माइनस t बाई 3, ये उसका डिस्टेंस होगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ पे dx बाई dt कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड, उस गाड़ी की स्पीड हो जाएगी किसी भी टाइम पे, है ना। तो अब सोचो कि P से गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ और समझ लो कि इसने t1 टाइम लिया और t1 टाइम में Q पे पहुंच गया, ठीक है। तो जरा हम इसके स्पीड निकालते हैं, Q पे, एट Q पे स्पीड निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे मेरे भाई इसको, dx बाई dt करोगे तो देखो, तो 2t स्क्वायर है तो हो जाएगा फट से 4t, और हो जाएगा तो अगर t क्यूब तो हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर बाई 3, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 4t माइनस t स्क्वायर,
ठीक। अब हमको ये स्पेशल टाइम t1 पे चाहिए कि t1 पे इसकी स्पीड कितनी है, तो जब हम t1 यहाँ पे रखेंगे यानी dx/dt निकालेंगे कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, t1 पे, तो उस कंडीशन पे हमको मिलेगा 4t1 - t1²। आपको पता है कि q पे वो गाड़ी जाके रुक गई, स्टॉप हो गई, तो यहाँ पे स्पीड कितनी, 0। यहाँ से t1 कॉमन निकाल लिए तो 4 - t1 हो गया 0। तो एक बार कब 0 होगी उसकी स्पीड, जब टाइम 0 होगा यानी p पे, और एक बार कब होगा जब आपका टाइम 4 सेकेंड हो गया होगा, तो 4 सेकेंड के बाद वो वहां पहुंच जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो भाई टाइम को यहाँ पे 4 रख दो। जैसे ही टाइम को यहाँ 4 रखोगे x की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 16 और 2 - 4/3 यानी 6 क्या हो जाएगा, x = 16, 6 - 4/3 यानी 2/3 यानी हो जाएगा 16 दूना 32/3 उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम कितना लगेगा उसको, 4 सेकंड का टाइम लगेगा। तो देख रहे हो फिजिक्स में कितना अच्छा यूज है इसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए इसको उतार लीजिए, काफी अच्छा लगा ये सब क्वेश्चन हम लोग को। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक, उतार दो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो सकता है हम आपको करा दे रहे हैं ताकि इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है आप उसको आसानी से बना पाइए। देखो बच्चे क्या है कि अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का कर लिए। अगर आप चाहो तो आप 12.1 का एक्सरसाइज बना सकते हो। तो जिन लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बना लिया है और उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स मेरे को, जैसे कुछ बच्चों ने से मेरे को अदिति ने क्वेश्चन भेजा है शायद, और एक और बच्चा है कोई मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ सर आदित्य है या उदित है, ऐसे ही दोनों में से कोई एक है जिन्होंने अपना क्वेश्चंस भेजा है। तो मात्र 2 लोगों को HOD में प्रॉब्लम हुआ है और उन लोगों ने क्वेश्चन भेजा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई कम से कम थोड़ा एक दिन और टाइम दे दिया जाए। तो आप लोग को आज भर का टाइम मिलता है, HOD पे मेहनत करो। अगर नहीं बनाए हो तो, अगर बना लियो सब बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना है तो उसके क्वेश्चंस मेरे को व्हाट्सअप कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ आ जाए। और जिन्होंने बना लिया है, क्वेश्चंस भेज दिया है, वो 12.1 एक्सरसाइज, इट्स नॉट एक्चुअली 12.1, असल में ये 13.1 होगा। मेरे नए बुक में ये 12 है और आपके पुराने में ये 13.1 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर चैप्टर है उसका पहला एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। मैक्सिमम एग्जांपल्स मैंने करा दिए, 1-2 एग्जांपल्स हैं जो तुमसे खुद से हो सकते हैं, आप उसको कर लीजिएगा और एग्जाम्पल के साथ इसके डाउट भी आप भेज सकते हैं, दोनों का डाउट भेज सकते हैं। तो कल का क्लास, आज तो तुमने देख लिया, कल का क्लास HOD का डाउट, और अगर इसका डाउट है तो इसका भी डाउट होगा। अगर टाइम बचा तो हम लोग डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में थोड़ा सा एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं रिलेटेड रेट्स, है ना। रिलेटेड रेट्स पढ़ने के बाद हमारा डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर भी खत्म हो जाएगा। देखो यही तो फायदा है ना AOD का, छोटा छोटा चैप्टर है, मतलब बहुत छोटा छोटा माइन्यूट चैप्टर है, आसानी से खत्म होने वाला। तो अगर अच्छे से 10 दिन हम लोग पढ़ लेते हैं, 10-12 दिन लगातार पढ़ते हैं, तो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, AOD, HOD सब खत्म। तो फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन पे जाएंगे या फिर रिलेशन फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बस आराम से पढ़ते रहिए, जो आज की चीज़ें थी उसको रिवाइज कर लीजिए, 13.1 एक्सरसाइज बना लीजिए और तब फिर आगे की चीज़ें देखेंगे। तो बस मस्त रहो, घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, एंड ऑल द बेस्ट।